क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आपसे वो काम करवा लेते हैं जो आप करना नहीं चाहते? क्यों कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां एक इंसान दूसरे पर पूरी तरह हावी हो जाता है? और सबसे खतरनाक बात, क्या आपको पता है कि शायद आपके साथ भी यह सब हो रहा हो और आपको भनक तक नहीं है? आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जो आपके आसपास ही है, लेकिन आपकी आंखों से छिपी हुई है। माइकल पेस की किताब डार्क साइकोलॉजी 101 की आज की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। लेकिन ध्यान रहे, एक बार यह जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डार्क साइकोलॉजी है क्या। यह सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है, यह इंसानी दिमाग का वो हिस्सा है जो दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। हर इंसान के अंदर यह क्षमता है, चाहे वह एक साधारण सेल्समैन हो जो आपको एक ऐसा सामान बेच दे जो आपको चाहिए ही नहीं, या एक पॉलिटिशियन जो पूरे समाज को अपने हिसाब से न चाले। डार्क साइकोलॉजी वो विज्ञान है जो बताता है कि कैसे कुछ लोग बिना किसी को पता चले, बिना किसी जबरदस्ती के दूसरों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। माइकल पेस बताते हैं कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल आज हर जगह हो रहा है, विज्ञापनों में, न्यूज में, आपके ऑफिस में और सबसे ज्यादा आपके घर में। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे फैसले हमारे हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। हर दिन हजारों संदेश हमारे दिमाग में डाले जा रहे हैं, कुछ सीधे तो कुछ इतने चालाकी से कि हमें पता ही नहीं चलता। आप सुबह उठते हैं और फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और वहां पहले से ही एल्गोरिदम जानते हैं कि आपका दिमाग किधर जाना चाहिए। वे आपको वही दिखाते हैं जिससे आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा देर उन पर टिका रहे। यह सब प्लानिंग है, यह सब डार्क साइकोलॉजी है। किताब में सबसे पहले बात आती है कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन की। यह वो तकनीक है जिसमें मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं को इतने सूक्ष्म तरीके से नियंत्रित करता है कि आपको लगता है कि यह सब आपकी अपनी मर्जी है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी हर बात मानता है, आपको महत्व देता है। सुबह उठते ही मैसेज, रात को सोने से पहले कॉल, बीच बीच में सरप्राइज, आपकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना। धीरे धीरे आप उस पर निर्भर हो जाते हैं। आपको लगता है कि यह इंसान तो मेरी जान है, इसके बिना मैं कुछ नहीं। फिर एक दिन वह अचानक बदल जाता है। थोड़ी उपेक्षा, थोड़ी नाराजगी, थोड़ी दूरी। आप घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि शायद आपसे कोई गलती हुई है। आप और ज्यादा कोशिश करते हैं उन्हें खुश करने की, उनका ध्यान वापस पाने की। और यहीं से शुरू होता है खेल। यह इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट है, कभी प्यार तो कभी सजा। यह कैसीनो का वही सिद्धांत है जो जुआरियों को घंटों कुर्सी से बांधे रखता है। पता नहीं कब इनाम मिले, इसलिए लोग उम्मीद में लगे रहते हैं। मैनिपुलेटर जानते हैं कि अगर हर बार प्यार मिले तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर हर बार सजा मिले तो आप भाग जाएंगे। इसलिए यह मिक्सचर चलता है, अप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स। आपकी दिमागी रसायन शास्त्र बदल जाता है। डोपामाइन का स्पाइक तब आता है जब अप्रत्याशित प्यार मिलता है, और यही नशा आपको बांधे रखता है। इसके बाद आता है डार्क परसुएशन। यह साधारण समझाने से अलग है। यहाँ पर व्यक्ति आपको ऐसे फंसाता है कि आप खुद ही उसके कहे रास्ते पर चलने लगते हैं। एक तकनीक है फुट इन द डोर। पहले छोटी सी मांग, फिर धीरे धीरे बड़ी। जैसे कोई पड़ोसी पहले आपसे नमक मांगे, फिर कल चीनी, फिर अगले हफ्ते पूछे कि क्या आप उनका कुछ दिनों के लिए कुत्ता संभाल लेंगे। आप मना नहीं कर पाते क्योंकि पहले हाँ कह चुके हैं। आपकी दिमागी सोच यह है कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैंने पहले मदद की थी, अब मना करूंगा तो बुरा लगेगा। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि यह एक लंबी चाल थी। दूसरी तकनीक है डोर इन द फेस। पहले इतनी बड़ी मांग कि कोई मना ही कर दे, फिर असली मांग जो छोटी लगती है लेकिन वही थी। जैसे कोई पहले कहे कि मुझे आपकी गाड़ी 1 महीने के लिए चाहिए, आप मना कर दें, फिर वह कहे कि ठीक है तो कम से कम कल शाम के लिए दे दो। आपको लगता है कि यह तो ठीक है, मैंने पहले मना किया था, अब यह तो छोटी बात है। लेकिन यह छोटी बात ही उसकी असली मंशा थी। यह सब आपके दिमाग के शॉर्टकट्स का फायदा उठाता है। हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए पुरानी जानकारी पर भरोसा करता है। अगर एक बार किसी को अच्छा मान लिया तो बार बार सोचने की जरूरत नहीं। मैनिपुलेटर इसी गैप का फायदा उठाते हैं।
अब बात करते हैं अनडिटेक्टेड माइंड कंट्रोल की। यह सबसे खतरनाक हिस्सा है। यहाँ पर नियंत्रण इतना गहरा होता है कि शिकार को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कल्ट लीडर्स इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। वे पहले आपको अलग कर देते हैं, पुराने दोस्त, परिवार से दूर। यह धीरे धीरे होता है। पहले कहते हैं कि तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हारी ग्रोथ में रुकावट है, वे तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। फिर एक नई दुनिया बनाते हैं जहां वही सब सच है जो वे कहते हैं। धीरे धीरे आपकी पुरानी पहचान मिट जाती है और एक नई, उनके हिसाब से पहचान बनती है। आपको लगता है कि आप बदल रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक पपेट बन रहे हैं। आपके सारे फैसले उनके होंगे, आपकी सारी कमाई उनके पास जाएगी, आपका सारा वक्त उनकी सेवा में जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको लगेगा कि यह आपकी अपनी मर्जी है। माइकल पेस 6 स्टेप्स बताते हैं जिनसे सोच बदली जाती है। पहला, यह सुनिश्चित करना कि शिकार को शक ही ना हो। इसके लिए मैनिपुलेटर खुद बहुत चार्मिंग, बहुत केयरिंग दिखता है। वह आपकी हर जरूरत पूरी करता है ताकि आप उस पर भरोसा करने लगें। दूसरा, एक ऐसा माहौल बनाना जो पूरी तरह नियंत्रित हो, जैसे कल्ट में सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से होता है। कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, किससे बात करनी है। इससे आपकी अपनी सोच की जगह उनकी सोच आ जाती है। तीसरा, शिकार को बेबस महसूस करवाना। यह थोड़ा थोड़ा होता है। पहले आपकी तारीफ करते हैं, फिर अचानक आपकी आलोचना। आप सोचते हैं कि शायद मुझ में कमी है और कोशिश करने लगते हैं बेहतर बनने की। चौथा, सजा और इनाम से पुराने व्यवहार को तोड़ना। अगर आपने उनकी बात मानी तो प्यार, नहीं मानी तो अनदेखा करना या डांटना। पांचवा, समूह को इतना आकर्षक बनाना कि बाहर की दुनिया बेकार लगे। सब लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसे खाते हैं। यह बिलोंगिंग का एहसास देता है जो इंसान को बहुत प्रभावित करता है। और छठा, पूरी तरह अधिकार जमा लेना। इस स्टेज पर शिकार खुद ही मैनिपुलेटर की रक्षा करता है। अगर कोई बाहर से आकर कहे कि यह सब गलत है तो शिकार गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि यह मेरे गुरु का अपमान है। यह वही तरीका है जिससे सेना में ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे धार्मिक कट्टरता फैलती है और जिससे टॉक्सिक रिश्ते चलते हैं। गैस लाइटिंग एक और खतरनाक हथियार है। इसमें मैनिपुलेटर आपकी रियलिटी को ही बदल देता है। वे कहते हैं तुमने ऐसा कहा ही नहीं, जबकि आपने कहा था। तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम ज्यादा सोचते हो, तुम पागल हो रहे हो। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खो देते हैं। आप अपनी आंखों पर यकीन करना बंद कर देते हैं। और जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाते हैं कि वे बताए कि सच क्या है। यह मानसिक यातना का सबसे बर्बर रूप है, क्योंकि यह आपकी खुद की पहचान को खोखला कर देता है। आप सोचते हैं कि शायद मैं सच में भूलने लगा हूं, शायद मैं सच में ज्यादा सेंसिटिव हूं। और एक दिन आप मैनिपुलेटर की बनाई दुनिया में पूरी तरह रहने लगते हैं, जो आपकी असल दुनिया से बिल्कुल अलग है। मिररिंग एक और तकनीक है जो बहुत काम करती है। मैनिपुलेटर आपकी हरकतें, आपकी बोली, आपके शब्द, आपके विचार कॉपी करता है। आपको लगता है वाह, यह इंसान मुझे बहुत समझता है, लेकिन यह सिर्फ एक नकली रिपोर्ट है। सेल्समैन इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप तेज बोलते हैं तो वे भी तेज, अगर आप धीरे तो वे भी धीरे, अगर आप हाथ क्रॉस करके बैठे हैं तो वे भी वैसे ही। आपको लगता है कि यह आपका साथी है, लेकिन यह एक शिकारी है जो आपकी भाषा सीख रहा है ताकि आपको आसानी से फंसा सके। यह न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। जब कोई आपकी तरह बोलता है, आपकी तरह चलता है, आपकी तरह सोचता है, तो आपका दिमाग उसे अपना मान लेता है। यह प्राइमल इंस्टिंक्ट है। हम उनसे जुड़ते हैं जो हमारे जैसे हैं। मैनिपुलेटर इसी का फायदा उठाते हैं। वे आपकी पसंद नापसंद पूछते हैं, आपके शौक जानते हैं और फिर खुद को वैसा दिखाते हैं। आप सोचते हैं कि यह तो मेरे सोलमेट है, लेकिन यह एक एक्ट था जो उसने सिर्फ आपके लिए रचा था। किताब में हिप्नोटिज्म और ब्रेन वॉशिंग पर भी गहराई से चर्चा है। हिप्नोटिज्म सिर्फ मंच पर नहीं होता, यह रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। जब आप टीवी देखते हैं और ऐसा लगता है कि आप खो से गए हैं, यह एक हल्की हिप्नोटिक स्टेट है। जब कोई आपकी आंखों में देखकर बात करता है और आप उसकी हर बात मान लेते हैं, यह भी एक तरह का ट्रांस है।
ब्रेन वॉशिंग तो और भी गहरा है। यह आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को बदल देता है। इसके लिए स्लीप डिप्रिवेशन, भूख, थकान और लगातार मैसेजिंग का इस्तेमाल होता है। जब आप कमजोर होंगे तो आपकी दीवारें ढह जाएंगी। इसलिए कल्ट में लोगों को सोने नहीं दिया जाता, खाने का ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता, लगातार गतिविधियों में व्यस्त रखा जाता है। जब शरीर थका होता है तो दिमाग की रक्षा कमजोर हो जाती है। फिर जो भी बोला जाए वो अंदर चला जाता है। यह वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल पूछताछ में होता है, जिससे युद्ध के समय सैनिकों को बदला जाता है। माइकल पेस डार्क ट्रायड के बारे में बताते हैं: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। नार्सिसिस्ट वे होते हैं जो खुद को दुनिया का केंद्र मानते हैं, दूसरों की कोई भावना नहीं समझते। उनके लिए दूसरे लोग सिर्फ मिरर हैं जो उनकी महानता दिखाते हैं। अगर आप उनकी तारीफ करते हैं तो आप अच्छे हैं, एक बार भी आलोचना की तो आप दुश्मन हैं। मैकियावेलियन लोग चालाक होते हैं, लंबी योजनाएं बनाते हैं और हर रिश्ते को गेम समझते हैं। उनके लिए एंड जस्टिफाइज द मीन्स, नतीजा ही मायने रखता है, तरीका नहीं। वे सालों पहले की गई बातें याद रखते हैं और सही वक्त पर इस्तेमाल करते हैं। साइकोपैथ वो हैं जिनमें एम्पैथी नाम की चीज ही नहीं है। वे दूसरों को वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए आपकी दुख, आपकी खुशी कुछ मायने नहीं रखता। वे आपके चेहरे पर झूठी हंसी देखकर भी जान लेते हैं कि आप दुखी हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों मिलकर सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स बनते हैं। वे आपके जीवन में आएंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे और जब आपकी जरूरत खत्म होगी तो कूड़े की तरह फेंक देंगे, बिना किसी पछतावे के। अब सवाल यह है कि यह सब आपके साथ क्यों होता है? क्यों कुछ लोग मैनिपुलेशन का शिकार बनते हैं और कुछ नहीं? पेस बताते हैं कि यह आपकी कमजोरियों से जुड़ा है। अगर आपको स्वीकार्यता की भूख है, अगर आप अकेलेपन से डरते हैं, अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो आप आसान निशाना है। मैनिपुलेटर यह सब सूंघ लेते हैं। वे आपकी जरूरतों को पहचानते हैं और फिर उन्हीं का इस्तेमाल आपको फंसाने में करते हैं। अगर आप प्यार के लिए तरस रहे हैं, वे आपको प्यार दिखाएंगे, नकली प्यार, लेकिन इतना मीठा कि आपको असली और नकली में फर्क नहीं समझ आएगा। अगर आपको सफलता चाहिए, वे आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो आसान लगे लेकिन आपको उनकी गुलामी में ले जाए। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, वे आपको डर दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि सिर्फ मेरे पास आओ तो बचे रहोगे। यह सब आपकी जरूरतों पर निशाना साधता है। रिश्तों में यह सब सबसे ज्यादा होता है। लव बॉम्बिंग, जहां शुरू में इतना प्यार, इतना ध्यान, इतने तोहफे कि आप घबरा जाए। हर दिन गुड मॉर्निंग मैसेज, हर रात गुड नाइट कॉल, बीच बीच में सरप्राइज डेट्स, आपकी हर छोटी बात याद रखना। आप सोचते हैं कि इतना प्यार कौन करता है, यह तो मेरा भाग्य है। लेकिन यह भाग्य नहीं, यह सेटअप है। फिर धीरे धीरे यह सब कम होता जाता है। आप सोचते हैं कि शायद रिश्ता पुराना हो गया है, शायद वह बिजी है, शायद मैं ज्यादा डिमांडिंग हूं, लेकिन असल में यह गेम का हिस्सा है। आप पुराने प्याले की याद में और ज्यादा कोशिश करते हैं और जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उतना ही नीचे गिरते जाते हैं। यह ट्रॉमा बॉन्डिंग कहलाता है। जितना दर्द मिलता है उतना ही गहरा रिश्ता लगता है। यह स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा है, जहां बंधक बंधक बनाने वाले से प्यार करने लगता है। आप सोचते हैं कि वह मुझे सही रास्ते पर ले जा रहा है, वह मेरी भलाई के लिए ही सख्त है, लेकिन वह सिर्फ आपको तोड़ रहा है ताकि आप उसके हिसाब से बन सकें। ऑफिस में भी यह सब चलता है। बॉस जो आपकी तारीफ करता है एक दिन और अगले दिन आपको कुछ नहीं समझता। सहकर्मी जो आपके आइडियाज चुरा लेते हैं और खुद का बता देते हैं। मीटिंग्स में पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स, गॉसिप, सोशल आइसोलेशन, यह सब डार्क साइकोलॉजी है। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को नीचा दिखाते हैं ताकि वे ऊपर उठ सकें। वे टीम में डर का माहौल बनाते हैं ताकि सब उनसे डरें और उनकी बात माने। वे आपकी गलतियों को सेव करके रखते हैं और सही वक्त पर इस्तेमाल करते हैं। वे आपको ओवरवर्क करवाते हैं और क्रेडिट खुद ले लेते हैं। वे आपको लगातार डर में रखते हैं कि नौकरी चली जाएगी, इसलिए आप और मेहनत करते हैं और वे और फायदा उठाते हैं। यह टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर है जो बर्नआउट और डिप्रेशन का कारण बनता है। सोशल मीडिया आज का सबसे बड़ा हथियार बन गया है।
एल्गोरिदम जानते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, और वही आपको दिखाते हैं। यह इको चैम्बर आपकी सोच को बंद कर देता है। आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया आपकी तरह सोचती है क्योंकि आपको वही लोग दिखते हैं जो आपकी तरह हैं। फिर इन्फ्लुएंसर्स आपको प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, लाइफस्टाइल बेचते हैं जो असंभव है, और आपको हमेशा कमजोर महसूस करवाते हैं ताकि आप और खरीदें। वे आपको बताते हैं कि आपका जीवन अधूरा है, आपका चेहरा ठीक नहीं, आपका कपड़ा पुराना है, और फिर वही समाधान बेचते हैं। यह सब प्लानिंग से होता है। हर कलर, हर शब्द, हर एंगल सोचा समझा होता है। आप सोचते हैं कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन असल में आपको प्रोग्राम किया जा रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक है जब यह तकनीकें राजनीति और धर्म में इस्तेमाल होती हैं। कैसे पूरे देशों को एक विचारधारा में बांध दिया जाता है, कैसे नफरत को प्यार के नाम पर बेचा जाता है, कैसे हम बनाम वे की भावना पैदा की जाती है। यहाँ पर मीडिया, एजुकेशन सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां सोचना गुनाह लगता है और अंधविश्वास परंपरा। लोगों को बताया जाता है कि तुम्हारी मुश्किलों का कारण वो लोग हैं जो तुम्हारे जैसे नहीं, और फिर उनके खिलाफ नफरत भड़काई जाती है। यह सब डार्क साइकोलॉजी है, भय, गुस्सा और उम्मीद का खेल। जब लोग डरे होते हैं तो वे कुछ भी सुनने को तैयार हो जाते हैं। जब उन्हें दुश्मन मिल जाता है तो वे उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और जब उन्हें एक मसीहा मिलता है जो कहे कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो वे बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सीखना सही है? क्या हमें यह सब जानना चाहिए? पेस का कहना है कि हाँ, बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप शिकार बनेंगे। यह जानकारी आपको हथियार देती है, नहीं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, बल्कि खुद को बचाने के लिए। जब आप जानते हैं कि गेम कैसे खेला जाता है तो आप उसमें फंसते नहीं। आप पहचान लेते हैं कि कब कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, कब कोई आपको अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहा है, कब कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। यह ज्ञान आपकी आंखें खोल देता है। तो कैसे पहचाने कि आपके साथ डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? पहली निशानी है कि आप हमेशा गिल्टी महसूस करते हैं बिना किसी वजह के। आप हमेशा सोचते हैं कि आपने कुछ गलत किया है, किसी को दुख पहुंचाया है, किसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। दूसरी निशानी, आप अपनी फीलिंग्स पर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शायद आप ज्यादा सेंसिटिव हैं, शायद आप गलत समझ रहे हैं, शायद आपने वो बात की ही नहीं जो आपको याद है। तीसरी, आप अपने दोस्तों से दूर होते जाते हैं सिर्फ उस एक इंसान के लिए जो आपको कंट्रोल कर रहा है। वे आपके दोस्तों को बुरा बताते हैं, आपके परिवार को गलत साबित करते हैं, और आप उनकी बात मान लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वही आपका सच्चा साथी है। चौथी, आपकी सेल्फ एस्टीम गिर रही है। आप खुद को कमजोर और बेबस महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि बिना उस इंसान के आप कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले कुछ नहीं हैं। और सबसे बड़ी निशानी, आपको लगता है कि बिना उस इंसान के आपकी पहचान ही खत्म हो गई है, आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। बचने का रास्ता क्या है? सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में जानें, अपनी कमजोरियों को पहचानें। अगर आप जानते हैं कि आपको किस चीज की कमी है, तो कोई और उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। अगर आप जानते हैं कि आपको स्वीकार्यता की भूख है, तो आप पहचान लेंगे जब कोई बिना वजह आपकी तारीफ करने लगे। अगर आप जानते हैं कि आप अकेलेपन से डरते हैं, तो आप सावधान हो जाएंगे जब कोई आपको दूसरों से अलग करने की कोशिश करे। दूसरा, बाउंड्रीज बनाए रखें। सीखें कि नहीं कैसे कहते हैं। यह मुश्किल है लेकिन जरूरी है। आपको हर किसी की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह, अपना वक्त, अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। तीसरा, अपने गट इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें। अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा तो शायद ठीक नहीं है। हमारा अवचेतन मन बहुत कुछ पकड़ लेता है जो हमारे चेतन मन को समझ नहीं आता। अगर आपको किसी से मिलकर अजीब सा महसूस होता है, अगर आप किसी के साथ रहकर थके हुए महसूस करते हैं, तो सुनिए अपने अंदर की आवाज को। चौथा, अपने रिश्ते बनाए रखें। अगर कोई आपको दूसरों से अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो यह बड़ा रेड फ्लैग है। स्वस्थ रिश्ते आपको और लोगों से जोड़ते हैं, अलग नहीं करते। और पांचवा, खुद की वैल्यू जाने। आप किसी के बिना भी पूरे हैं।
आप किसी की मर्जी के गुलाम नहीं हैं। आपका अस्तित्व, आपकी खुशी, आपकी पहचान सिर्फ आपकी है। पेस बताते हैं कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल पॉजिटिव कामों में भी हो सकता है। थेरेपिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स को बेहतर करने के लिए। वे आपकी भाषा बोलते हैं, आपकी दुनिया में आते हैं, आपको वहां से धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। पेरेंट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए, प्रेजेंटिंग, रिवॉर्ड्स और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से। लीडर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टीम को प्रेरित करने के लिए, साझा विजन बनाकर, हर किसी को महत्व देकर और सकारात्मक माहौल बनाकर। लेकिन यहां इरादे मायने रखते हैं। अगर आप दूसरों की भलाई के लिए यह तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं तो यह गलत है। यह फर्क समझना जरूरी है। किताब के अंत में माइकल पेस एक बात दोहराते हैं, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप यह सब जान लेंगे तो आपके पास बहुत ताकत होगी। आप लोगों को प्रभावित कर सकेंगे, उनके फैसले बदल सकेंगे, उनकी सोच को नियंत्रित कर सकेंगे। आप जानेंगे कि कौन सी बटन दबाने से क्या रिएक्शन आएगा। आप देख पाएंगे कि कौन कमजोर है और कहां। लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, यह आप पर निर्भर करता है। आप इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं, उन्हें उनकी कमजोरियों से बचाने के लिए, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। या आप इसका इस्तेमाल उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए, उनसे वो लेने के लिए जो आपको चाहिए। यह चॉइस आपकी है और यह चॉइस आपकी असलियत बताएगी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है? क्या आपने कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां आप हमेशा गलत थे और सामने वाला हमेशा सही? क्या आपके ऑफिस में कोई है जो हमेशा आपकी तारीफ करता है लेकिन काम के वक्त आपको ही फंसाता है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आप पहले ही इस गेम का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन अब जब आप जान चुके हैं कि यह गेम कैसे खेला जाता है, तो आप इसका शिकार नहीं बल्कि इससे बच सकने वाले बन सकते हैं। आप पहचान सकते हैं कि कब कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, कब कोई आपको अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहा है, कब कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। और जब आप पहचान लेंगे तो आप रुक सकेंगे, आप सीमा बना सकेंगे, आप चले जा सकेंगे। याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी सिर्फ बुरे लोगों के बारे में नहीं है, यह हम सब के बारे में है। हर इंसान के अंदर यह क्षमता है कि वह दूसरों को इस्तेमाल करे। कभी कभी हम बिना जाने ही ऐसा कर देते हैं। हो सकता है आपने कभी किसी से वो काम करवाया हो जो वह नहीं करना चाहता था, बस क्योंकि आपने उसे गिल्टी फील करवाया। हो सकता है आपने कभी किसी को अपनी बात मनवाई हो उसकी मर्जी के खिलाफ, बस क्योंकि आपने उसे कन्विंस किया। यह सब डार्क साइकोलॉजी का हल्का रूप है। इसलिए खुद को जानना जरूरी है, अपने अंदर के अंधेरे को देखना जरूरी है ताकि वह बाहर ना आकर किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। जितना आप खुद को समझेंगे उतना ही आप दूसरों को समझ पाएंगे। आज की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा, कैसे दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, कैसे भावनाओं के साथ खेला जाता है, कैसे सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है। हमने जाना कि कैसे कुछ लोग दूसरों की जिंदगी चलाते हैं बिना उन्हें पता चले। हमने समझा कि क्यों कुछ रिश्ते इतने जहरीले होते हैं और क्यों लोग उनमें फंसे रहते हैं। हमने देखा कि कैसे समाज, मीडिया और संस्थाएं हमारी सोच को आकार देती है। यह जानकारी आपको डरा सकती है, लेकिन यह आपको मुक्त भी कर सकती है। अब जब आप जानते हैं कि जाल कैसे बिछाए जाते हैं, तो आप उनमें फंसेंगे नहीं। अब जब आप जानते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है, तो आप खेल के प्यादे नहीं बनेंगे। अंत में एक बात, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां यह सब हो रहा है, तो मदद लें। अकेले न लड़े, यह आपकी गलती नहीं है। मैनिपुलेटर बहुत चालाक होते हैं और वे सालों से यह कला सीख रहे हैं। आपसे गलती हुई है तो सिर्फ इतनी कि आपने प्यार किया, भरोसा किया और अच्छा सोचा। यह गुण कमजोरी नहीं है, बस इन्हें सही जगह इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर आपको लगता है कि आप खुद मैनिपुलेटर बनते जा रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए, क्या आप दूसरों की भलाई के लिए यह कर रहे हैं या सिर्फ अपनी? क्या आप उन्हें बचा रहे हैं या उन्हें तोड़ रहे हैं? यह सवाल खुद से पूछना जरूरी है। तो दोस्तों,
यह थी माइकल पेस की किताब डार्क साइकोलॉजी 101 की पूरी कहानी। हमने कोवर्ट मैनिपुलेशन से लेकर ब्रेन वॉशिंग तक, नार्सिसिज्म से लेकर साइकोपैथी तक और रिश्तों से लेकर राजनीति तक सब कुछ देखा। उम्मीद है कि यह आपकी सोच बदल गई होगी और आप अब अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देख पाएंगे। आप पहचान पाएंगे कि कब कोई आपके साथ खेल खेल रहा है और कब आप खुद किसी के साथ खेल खेल रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी और मायने रखने वाली जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने दिमाग की चाबी खुद के पास रखें। धन्यवाद।